अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो अपने काम में इस कदर मुनहमिक थी कि उसके कदमों की आहट का एहसास ही ना हुआ। ये रिपोर्ट आज ही डिस्पैच होना थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ नज़र आ रही थी। दिल फरेब सी महक जब उसके सांसों से टकराई तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा है। उसने नज़र उठाकर देखा। रुको, उसके मुंह से बेख्तियार निकला। तेज़ी से कंप्यूटर पर चलते हुए हाथ रुक गए और दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। वो फिर आ गया था और उसके पास खड़ा हुआ था। आप फिर आ गए? मैं तो ज़रूर आऊँगा यहाँ। खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके खूबसूरत चेहरे को मज़ीद पुरकशिश बना दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? महाविश ने दबे दबे लफ्ज़ों में कहा। आपको, खुदा की कसम, सिर्फ और सिर्फ आपको। कितनी बेसाख्तगी से उसकी तरफ से जवाब आया। महाविश उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई, मगर उसकी गहरी आंखों में जाने क्या था कि वो नजर भरकर देख ना सकी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा तो उसने निगाहें झुका ली। देखें प्लीज़, मुझे तंग ना करें, आज मैं बहुत बिजी हूँ, उसने कहकर फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जो होना चाहा। वो तो मैं देख रहा हूँ, तंग मैं कब कर रहा हूँ? तंग तो आप करती हैं मुझे, हर लम्हा हर वक्त, उसने कहा। शुक्र था कि उस वक्त कंप्यूटर सेक्शन में कोई और ना था। सब लंच टाइम पर बाहर निकले हुए थे, मगर वो अपना काम कर रही थी, इसलिए आज लंच के लिए भी नहीं गई थी। ऐसे में मौका पाकर वो फिर आ गया था। मैं सर के पास जा रही हूँ, उसने अपनी सीट से उठते हुए कहा। क्या उनसे मेरी शिकायत करने का कोई इरादा है? वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकल गया। महाविश भी कंप्यूटर सेक्शन से बाहर आ गई। वो फाइनल रिपोर्ट निकालने के बाद अपने सर नासिर जेलानी को दिखाने के लिए उनके कमरे में आई तो वो वहाँ पहले से ही मौजूद था। एक्सक्यूज़ मी सर। आओ आओ महाविश, नासिर जेलानी बोले। सर, ये रिपोर्ट्स तैयार हो गई हैं, आप चेक कर लें। आपने तैयार की हैं तो ठीक ही होंगी, मैं साइन कर देता हूँ। नहीं सर, प्लीज़ आप चेक ज़रूर करें। अच्छा लाओ, उन्होंने उससे रिपोर्ट्स ले ली। मैं जाऊँ सर? अरे नहीं, बैठो, अभी चेक कर लेता हूँ, उन्होंने कहा। वो उनके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। वो सामने वाले सोफे पे अजनबी बन के बैठा हुआ था, मगर निगाहों के तीखे जाविये महाविश की तरफ ही थे। महाविश का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा था। वेरी गुड, नासिर जलानी ने रिपोर्ट पढ़कर कहा तो वो चौंक गई। जाने क्या सोचने लगी हुई थी। उन्होंने साइन कर दिए और फिर फाइल उसके हवाले कर दी। वो जाने लगी तो सर ने उसे रोक लिया। अरे भाई, इनसे तारुफ तो हुआ नहीं, वो बोले तो वो भी बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया और महाविश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ताइफ, इनसे मिलो, ये हमारी फर्म की इंतहाई मेहनती और ज़हीन वर्कर है। महाविश, ज़हीन भी हसीन भी, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। महाविश ने उसकी सरगोशी सुनकर उसे घूरा, मगर अभी वो उसे कोई जवाब नहीं दे सकती थी। और महाविश, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त ताइफ हैं, अमेरिका में मेरे साथ ही थे, हम दोनों ने वहाँ साथ ही पढ़ा है। मैं तो अपने वालिद के बिज़नेस की वजह से पाकिस्तान आ गया, लेकिन इसे जाने वहाँ कोई मेम पसंद आ गई जिसने रोक लिया कि आने का नाम ही ना ले रहा था। नासिर जलानी हंसकर उसके बारे में बता रहे थे। किसी फर्जी मेम का जिक्र करके मेरी रेपुटेशन ख़राब ना करो नासिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसी फजूलियात से दूर रहा हूँ। दरअसल मैं स्पेशलाइजेशन के लिए रुक गया था और अब लौट आया हूँ, कभी ना जाने के लिए। आखिरी जुमला अदा करते हुए उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर महाविश की तरफ फिसल गईं। महाविश ने निगाहें झुका ली। मैं अब जाऊँ सर? वो पूछ रही थी। तुमने खाना खाया? आज काम बहुत था सर, मैं भी खाना मंगवाता हूँ, ताइफ भी हमारे साथ लंच करेगा, उन्होंने कहा। मैं अपना लंच साथ लाई हूँ सर, उसने कहा। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है तुम ताइफ की वजह से घबरा रही हो, मैं तुम्हारा लंच तुम्हारी सीट पे भिजवा दूंगा, सर ने उसे कहा। सर जेलानी वैसे भी अपने स्टाफ के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखते थे। मावी ज़रा रिजर्व सी लड़की थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड भी।
تو اس کا خیال بھی ذرا زیادہ ہی رکھتے۔ مہوش باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں چپراسی لنچ باکس اس کی میز پہ رکھ گیا۔ طائف کافی دیر کے بعد ناصر جلانی کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اسٹاف کے سارے لوگ وہاں موجود تھے، اس لیے اس کی طرف آئے بغیر ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ غیر ارادی طور پر مہوش کی نگاہ بھی اس سمت اٹھی۔ وہ مڑ کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چور سی بن گئی۔ دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے اس کی چوری تو نہیں پکڑی، لیکن سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بھی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مگن ہو گئی، مگر اس کا ذہن کب ساتھ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ یہ کیا چاہتا ہے اور کتنی سادگی سے بتا گیا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے سوچا، بہت دور تک نظر دوڑائی۔ یہ ناممکن کا لفظ وہ اپنی زندگی سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ بہت الجھ گئی، کسی کام میں دل نہ لگ سکا۔ شام کو گھر جانے کے لیے اٹھنے لگی تو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آپریٹر نے اس کو کال ملا دی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ اس کی سماعتوں میں اب اپنے ہی دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ ہیلو، وہی تھا۔ مجھے یقین تھا آپ مل جائیں گی، میں بھی جا رہی تھی۔ میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، بس میری بات سن لیں۔ جواب بے شک ابھی نہ دیں۔ میں اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ امریکہ گزار کر رہا ہوں۔ وہاں مجھے ہر قسم کا حسن دکھائی دیا، مگر یہاں آ کر جو بات آپ نے محسوس کی وہ میں کسی میں نہیں۔ مہوش، میں آپ کے لیے مر جانے کی حد تک سنجیدہ ہوں۔ دیکھیے، مجھے غلط مت سمجھیے گا۔ آپ شاید میرے بارے میں اپنی کوئی غلط رائے بنا چکی ہوں، لیکن مجھے پہلے سن لیجیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں ہمارے یہاں ان سب باتوں کو غلط تصور کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو پسند کرنا انسان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اتنے دن سے ناصر کے پاس دفتر آ رہا ہوں، بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ آپ ایک انتہائی ریزرو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی ہیں۔ آپ کا یہی باحیا سا انداز میرے دل کو بہت بھا گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ وقت گزاری کرنے یا فلرٹ کرنے کے موڈ میں تو ہرگز نہیں، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی والدہ کو آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور تھوڑا وقت مل جائے تو میں سکون سے بیٹھ کر آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میرے پاس ان سب باتوں کے لیے وقت نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ اتنا جان لو مہوش، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ اگر تم انکار کرو گی تو میری ضد بن جاؤ گی، اور میں بہت ضدی انسان ہوں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس دنیا میں صرف تمہیں دیکھا اور چاہا ہے۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ میں اپنی والدہ کو کب تمہارے گھر لے کر آؤں۔ آپ نے بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اپنی طرف سے ہی سب کچھ سوچ کے بیٹھ گیا۔ فیصلے لمحوں میں ہوا کرتے ہیں مہوش۔ تمہارا اقرار مل جائے تو مجھے دنیا کی ہر شے مل جائے گی۔ میں فون پر تم سے ساری رات بات کر سکتا ہوں، مگر تمہارے آفس میں تمہیں فون پر پریشان کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی بار بار آفس کے چکر لگانا چاہتا ہوں۔ میں کل شام تمہارا انتظار کروں گا، بہت سی باتیں کرنا ہے۔ اس نے جگہ کا نام بتا کے فون بند کر دیا۔ مہوش نے کانپتے ہاتھ سے ریسیور رکھ دیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے قدم اور جسم بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ کس طرح گھر پہنچی یہ وہی جانتی تھی۔ طائف چند ہی دنوں میں اس کے لیے اتنا سنجیدہ ہو جائے گا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اب اس کی محبت کی شدت، دیوانگی اور جنون کا اندازہ ہونے لگا تو ایک انجانا سا خوف اور تڑپ، اس کے ساتھ ساتھ کسک بھی اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ مگر یہ کسک محبت کی لذتوں میں نہیں بدل سکتی تھی۔ اس کی تڑپ میں اس کے قرب کے ذائقے نہ تھے، وہاں تو صرف آنسو اور آہیں تھی جو اس کے دل میں بکھری ہوئی تھی۔ آج اس کے دل اور ذہن میں وہی الجھن نہیں، گھر کے ماحول میں بھی کشیدگی سی تھی۔ لگتا تھا امی اور ابو میں پھر سرد جنگ کی آگ بھڑکی ہے۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مزمل، اداس اور نڈھال تھی، اس لیے سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی اور پریشان لگ رہی تھی۔ اسے چائے دے آؤ بیٹا، امی نے اس کی چھوٹی بہن شائنہ سے کہا۔ جی اچھا امی۔ شائنہ اٹھ کے کچن کی طرف چل پڑی۔ پریشان کیوں نہ ہوگی بیچاری، ایک بیکار انتظار میں زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہی ہے۔ میں اسی لیے بچپن کے رشتوں کا قائل نہیں تھا زرینہ بیگم، مگر تم نے میری ایک نہ مانی اور بیٹی کو اپنی بہن کی جھولی میں ڈال دیا بغیر سوچے سمجھے۔
अब उनका कहीं पता ही नहीं। अमेरिका जाकर कौन वापस आता है और फिर पाकिस्तान के गरीब लोगों को कौन मुंह लगाता है? वहाँ उन्हें अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलते होंगे, कौन किसकी खबर लेता है। लेकिन खैर, तुम्हारी बहन तो निराली ही निकली, उन्होंने पलट के कभी खबर ही न ली और अब कई सालों से उनकी तरफ से बिल्कुल ही खामोशी हो गई। कोई खत, कोई पत्र, कोई तार, कुछ नहीं। अमेरिका में उन लोगों को लड़कियों की क्या कमी है जो अब वो तुम्हारी बेटी को घास डालेंगे? इतने बरस बीत के बहुत कुछ बदल जाता है, बल्कि सब कुछ बदल जाता है। तुमने लड़की को इंतज़ार की सूली पे लटका दिया है। अब वहाँ से कोई आस और उम्मीद नहीं है जरीना बेगम। अगर उन्हें तुम्हारी बेटी से कोई दिलचस्पी होती तो वो ज़रूर खैर खबर रखते। अब उन्हें भूल जाओ। बेटी को उनके इंतज़ार में कब तक बिठा के रखोगी? इतने अच्छे अच्छे रिश्ते तुमने अपने भांजे के इंतज़ार में गुजार दिए। अबू ने फिर कहना शुरू कर दिया। अम्मी उनके जवाब में खामोश बैठी रहीं। कुछ कहने की पोजीशन में ही कब थी। वाकई उनकी बड़ी बहन और बहनोई ने उन्हें अब कुछ कहने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। महाविश के अबू गलत तो ना कहते थे। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए इसी आस में। महमूदा बेगम कोई जवाब तो उन्हें दे देती, वो आस में तो ना रहती। वो आ भर के रह गई, मजबूर थी, क्या करती। मंगनी की कोई बाकायदा तकरीब नहीं हुई। निकाह तो नहीं हुआ ना, जो तुम बेटी को इंतज़ार की सूली पर टांग कर अजियत दे रही हो। 2 साल पहले तुम्हारी बहन का आखिरी खत आया था जिसमें उसने अली या महावेश के मुतालिक कोई बात न की थी। मेरी मानो तो अब कहीं भी बेटी की शादी कर दो, उसके इंतज़ार में शाइना के रिश्ते भी हाथ से गंवा रही हो। वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर बैठ कर किस्मत को रोना। आज अब्बू को ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था कि जरीना बेगम ने उनके अजीज़ दोस्त के बेटे का रिश्ता लौटा दिया था जो महाविश के लिए आया था। लड़का एक अच्छे सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रहा था, MBBS डॉक्टर था। जो मेरी बच्ची के नसीब में होगा ना, हो जाएगा। उन्होंने ये कह के बात ख़त्म कर दी। शाइना महविश के लिए चाय लेकर उसके कमरे में आ गई। अंधेरा बेदरेग उसके कमरे की रोशनियों को चाट रहा था, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। वो आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। शाइना ने गर्म गर्म चाय का कप बेड की साइड टेबल पे रखा और लाइट ऑन कर दी। महाविश ने चौंक कर आंखें खोली। सुर्ख सुर्ख मुस्तरिब आंखें जिनमें किसी के प्यार का दीवानापन हुस्न बन के उतर रहा था। आज घर में कुछ टेंशन है शानो? महाविश ने गर्म चाय का कप लबों से लगाते हुए कहा। ये तो अब रोज़ की बात है आप ही, अक्सर ये आपके लिए लोग आते रहते हैं और अम्मी एक मुबहिम सी आस के सहारे इनकार करती रहती हैं। आज उन्होंने अब्बू के करीबी दोस्त के बेटे का रिश्ता अब्बू की शदीद ख्वाहिश के बावजूद वापस लौटा दिया। लड़का वेल सेटल्ड था। अब्बू इस बात पे नाराज़ हो रहे थे। अब्बू ठीक ही तो कहते हैं, खामखा की आस और बेकार इंतज़ार में अम्मी खुद भी सुलग रही हैं और हम सबको अलग भेंट चढ़ा रखा है। शाइना भी चिढ़कर बोली। अम्मी और अब्बू दोनों अपनी अपनी मर्ज़ी से मुझे कुर्बान गाह पे भेंट चढ़ा रहे हैं। मेरी मर्ज़ी कोई मालूम करने की कोशिश नहीं करता कि मैं क्या चाहती हूँ। बहुत सारे आंसू गर्म चाय के घूंट के साथ उसके हलक में फंसने लगे। तो ये है मेरी मजबूरी ताइफ, मैं कैसे कदम आगे बढ़ाऊँ? मेरे पाँव में तो अनदेखी जंजीरें हैं जिनमें मेरी सांसें तक कैद हो रही हैं। मैं तुम तक कैसे आऊँ कि मेरे पाँव में आबले पड़ गए हैं। अनदेखे रास्तों पर एक ख्वाबों के शहजादे के पीछे बचपन से भागते भागते। कप खाली करके उसने शाइना के हाथ में थमाया। वो कप लेके बाहर चली गई। ताइफ की बातें उसके खाली जहन और दिल के आंगन में गूंजने लगी। अगर कोई और मौका होता तो ये बातें वो दिल से लगा कर रखती, उसकी मोहब्बत की पजीराई उसी की तरह जुनून से करती। मगर क्या करती, वो तो मजबूरियों के बंधन में बांधती गई थी। उसके दिल पर ताइफ की मोहब्बतों की दस्तकें थीं, मगर दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी कि उसके हाथ उसकी पुश्त पर बहुत पहले तकदीर ने बांध दिए थे कि ये हाथ फिर वो किसी की तरफ ना बढ़ा सके। मैं कल जाऊंगी ही नहीं, वो खुद ही मायूस होकर लौट जाएगा। उसने बड़े दुख और कर्ब के आलम में सोचा। उसे मायूस और दुखी करने का उसे बहुत दुख था। दूसरी तरफ ताइफ ने जब से महावीर से फ़ोन पर बात की थी वो बहुत खुश था और अपनी वालिदा को जल्द अज जल्द ये खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसने अपनी माँ के लिए बहू तलाश कर ली है। पिछले 3 माह से जब से वो अमेरिका से वापस आए थे,
अम्मी मुसलसल घर की सेटिंग में ही मसरूफ़ थीं। वो फ़ोन बंद करके अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अम्मी अपने कमरे से निकल आईं। आपको कैसे पता चल गया कि मैं आपके कमरे की तरफ आ रहा हूँ? वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी खुशबू से। उन्होंने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। कहाँ की तैयारी है? वो बोला। कहीं की नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो अभी और इसी वक्त, वो बोली। मगर कहाँ? अच्छे और शरीफ लड़के ऐसे मामलात में नहीं बोलते। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ, उन्होंने कहा। मगर मैंने तो अभी इसका आपसे जिक्र भी नहीं किया अम्मी। किसका? जिसे मैंने आपकी बहू बनाने का फैसला कर लिया है, उसका। मगर मैंने भी तो एक लड़की देखी हुई है। पहले आप मेरी पसंद देख लें, और यही बात मैं तुमसे कहती हूँ। नहीं अम्मी, ये नहीं हो सकता, वो जिद पे उतर आया। पहले मेरी पसंद की लड़की देख लो, अगर पसंद ना आए तो फिर मैं तुम्हारी पसंद देख लूँगी, उन्होंने शर्त बांध दी। वादा? वादा, वो मुस्कुराई। चले फिर, उसने कहा। तुम मेरी पसंद से मायूस नहीं होगे बेटा, उन्होंने ममता से भरपूर लहजे में कहा। और आपको मेरी वाली भी बहुत पसंद आएगी, मेड इन पाकिस्तान, प्योर मशरकी, उसने फखरिया अंदाज में कहा। वो दोनों उनके घर पहुंचे तो शाम की दहलीज पे रात ने दस्तक दे दी थी। जरीना बेगम ने दरवाज़ा खोला। वो दोनों बिछड़ी बहनें एक दूसरे से गले लगकर बेतहाशा रो दी। आप कहाँ रह गई थी आपा? इस दुनिया ने मुझे जीने नहीं दिया। आपके इंतज़ार में आपकी अमानत को संभाल के बैठी हूँ। अगर आप ना आती तो? कैसे ना आती जरीना? यहाँ मेरी अमानत है। आपने कोई खबर ही ना दी अपनी, और वापस आके भी पता ना दिया। तुम्हारे भाई साहब इस दुनिया से चले गए तो मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। ताफू की तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने इसे ज़ोर ज़बरदस्ती वापस चलने के लिए कहा। यहाँ आके बहुत वक्त लग गया। जो घर तुम्हारे भाई ने ख़रीदा था उस पर कब्ज़ा हो गया था। अदालत के केस भुगताने, घर का कब्ज़ा लेने में वक्त का पता ही नहीं चला। किसी से भी राब्ता नहीं कर सकी, बस वकीलों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटने में लगी रही। अपने आप को सेट किया। अब ताफू अपना कारोबार शुरू करने वाला है तो मैंने सोचा अपनी अमानत दिखाऊं। आपकी अमानत वैसी ही है महमूदा बहन, मगर आपने कमाल कर दिया। कोई इस तरह भी बेखबर होता है? अबू भी उनकी आवाज़ सुन के बाहर आ गए। ताइफ उनसे गले मिला, मगर दुख उसके दिल में उतर आया। वो तो भूल ही गया था कि बचपन से कोई लड़की अब तक माँ ने उसके नाम पे बिठा रखी है। अब भला माविश को क्या जवाब देगा? यहाँ इन सब के चेहरे मुजस्सम इंतज़ार और लहजे मुकम्मल खलूस थे। ये अपना अली है ना? जरीना बेगम बहन से फुर्सत पा के उसकी तरफ पलटी। माशाअल्लाह, उनके मुंह से बेख्तियार निकला। कैसा खूबरू नौजवान उनकी बेटी का नसीब था। देखा खान साहब, मैं ना कहती थी मेरी बेटी का नसीब बहुत शानदार होगा, उन्होंने फ़ख्र से अली ताइफ को देखा। फिर माविश के अब्बू से बोली, हाँ भाई, तुम ठीक ही कहती थी, मगर बहुत इंतज़ार करवाया इन्होंने। देर आयत दुरुस्त आयत, वो हंस दिए। मेरी बेटी कहाँ है? महमूदा बेगम बेचैनी से बोली। जरीना बेगम ने उन लोगों को लाउंज में बिठा दिया और इससे पहले कि वो शाइना को माविश को बुलाने के लिए आवाज़ देती, शाइना पहले ही भागकर माविश के कमरे में आ गई। मुबारक हो आप भी, मुबारक मुबारक, शाइना ने खुशी से भरपूर अंदाज में कहा तो वो चौंकी। क्या बदतमीजी है शाइना, वो आ गए हैं। कौन? उसका दिल धड़क गया। तो क्या वाकई ताइफ आ गया यहाँ भी, जिनका बरसों से था इंतज़ार? क्या? हाँ, खाला अम्मा अचानक आ धमकी हैं अपने एक अदद नहायत शानदार से बेटे के साथ, जो खुशकिस्मती से आपके बचपन के मंगेतर हैं, वो आपको बुला रही हैं, उसने पुरजोश अंदाज में तमाम रिपोर्ट से पेश की। चलो, इस तरह ताइफ से तो जान छूटेगी। अब मैं उसे कोई वाज़ेह जवाब दे सकूंगी। आस और नाउमीदी की कैफियत तो ख़त्म हुई। वो ये सोचते हुए बाहर आ गई, मगर दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कदम कांप रहे थे। वो लाउंज में आई तो निगाहों की जद में दुश्मने जहाँ गया। ये यहाँ कैसे? वो सर तपाल लर्ज़ गई। कदमों की आहट पर ताइफ ने भी निगाहें उठाईं। वो भी चौंक गया। अरे तो क्या
ایک انجانی خوشی بجلی کی سی تیزی سے اس کے رگوں میں دوڑ گئی، مگر وہ اظہار نہ کر سکا اور اس لمحے اپنے آپ پہ قابو پانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لو بھائی محمودہ بہن، اب اپنی امانت سنبھال لو، ہم نے بہت سنبھال کے رکھا ہے اسے۔ اس کے وہاں آنے پر اس کے ابو نے کہا، بسم اللہ بسم اللہ صدقے۔ محمودہ بیگم نے آگے بڑھ کے پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا، اسے گلے سے لگایا اور بے تحاشا پیار کیا۔ کیسی پیاری ہے میری بیٹی، ماشاءاللہ۔ آپ اپنے گھر چلنے کی تیاریاں کرو بیٹا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بہت شفقت سے گویا ہوئی تو وہ نگاہیں جھکا کے مسکرا دی۔ طائف کی شوق نگاہیں اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھیں۔ یہ انجانی خوشی سنبھالے نہ جا رہی تھی۔ انہوں نے پھر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ بیٹی، اپنی خالہ کے لیے چائے بھی بنا رہو، امی نے اس سے کہا۔ میری بیٹی کو میرے پاس ہی رہنے دو، خالہ شفقت سے بولی۔ شائنہ بیٹا، تم چائے بناؤ، میں تو طائف بھائی کے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ وہ اٹھ کے طائف کے پاس آ گئی تو مہوش کو اٹھ کر جانا پڑا۔ ویسے بھی وہ یہاں سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ طائف کی نگاہوں نے اسے اپنے حصار میں جے کر رکھا تھا۔ زرینہ بیگم بھی اٹھ کر مہوش کے پیچھے آئیں۔ کیوں بیٹا، اب تمہاری پسند کی لڑکی دیکھنے چلوں؟ ان کے اٹھتے ہی محمودہ بیگم نے تنہائی پا کر سرگوشی میں بیٹے سے پوچھا تو وہ ہنس دیا اور ان کی گود میں سر چھپا لیا۔ نہیں امی، یہی تو میری منزل ہے، وہ خوشی سے بولا۔ رات کے کھانے پہ ان کے لیے خاصا اہتمام کیا گیا اور سب کچھ مہوش نے خود کیا۔ اب اس کی تھکن جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ تازہ ہوا کے بہانے باہر آ گئی۔ رات چاندنی اور خوشبو میں بھیگ رہی تھی۔ آج یہ سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ شام تک وہ کتنی اداس تھی اور اب سب کچھ زندگی بن گیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پہ اس نے پلٹ کر دیکھا، طائف اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کے جانے لگی تو طائف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو انکار کی گنجائش نہیں ہے نا میڈم شرمیلا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکا کے مسکرا دی۔ تم میری ہی تھی مہوش، اس لیے پلٹ پلٹ کر تمہاری طرف آ رہا تھا۔ اب کبھی نہ جانے کے لیے تمہارے پاس آ گیا ہوں مہوش۔ طائف نے بھرپور اعتماد، اپنائیت اور چاہت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ تو جیسے شرم سے دوہری ہوئی جاتی تھی۔ ارے ارے لڑکی، سنو، بے ہوش نہ ہو جانا۔ چلو باقی کی پیار بھری باتیں ادھار رہیں، جب مکمل طور پہ تمہارے نام کی اسٹامپ پیپر لکھوا لوں گا نا، تب کروں گا۔ طائف مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ جو شرم کے مارے بے حال ہوئی جاتی تھی، تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف پلٹی تو طائف کا کہکا بہت دور تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ یہ علی طائف اس کا اپنا تھا، اس کا بچپن کا منگیتر۔ دل تو شاید اسے دیکھتے ہی یہ راز جان گیا تھا، لیکن شعور کو ابھی آگے ہی نہیں ہوئی تھی کہ اگر نیت نیک ہو، دل میں خلوص ہو، تو جلد یا بدیر منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔